Hello everyone, welcome back in fifth session of Visual Basic for Application Training Program। इससे पहले के सेशन में हम लोगों ने प्रोग्रामिंग के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। आज इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। अभी तक के सेशन में या अभी तक के वीडियो सीरीज में हम लोगों ने वीबीए के ऊपर कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं देखा है। मैं आपको इंश्योर कर दूं कि अपकमिंग वीडियोस में मैं लूप को डिस्कस करूंगा, ऑफसेट को डिस्कस करूंगा, इसके बाद मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को डिस्कस करूंगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप वीबीए के ऊपर प्रोग्रामिंग करते हैं तो इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट का बहुत ही खासा इंपॉर्टेंस है। अगर आप वीबीए के ऊपर अपने टास्क को ऑटोमेट करना चाहते हैं तो इन सारे कॉन्सेप्ट के बिना आप ऑटोमेशंस का इमेजिनेशन कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए मैं पहले कोशिश कर रहा हूं कि सारे बेसिक टॉपिक्स को मैं क्लियर करूं, देन हम लोग लाइव बेस्ड एग्जाम्पल पे और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे मूव करेंगे। इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हुए आज की इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स को। ऑपरेटर्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर टूल्स फॉर सम प्री डिफाइंड ऑपरेशंस। अगर इसे मैं आसान भाषा में बताऊं, अगर आपके प्रोग्राम में कोई दो वेरिएबल है और इस दो वेरिएबल पे आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं तो आपको ऑपरेटर्स की आवश्यकता होगी। ऑपरेटर्स को 3 डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है। पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। अगर आपके वेरिएबल्स पे कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करना होगा। आपके सामने के स्लाइड में कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स गिवन हैं। ये बहुत ही बेसिक और कॉमन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो हम लोग स्कूलिंग के टाइम से ही देखते आ रहे हैं। इन सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हम वीबीए के अंदर यूज करके देखेंगे। वीबीए के अंदर इसके आउटपुट को पब्लिश कराने की कोशिश करेंगे। तो सीधा इस ऑपरेटर को समझने के लिए हम चलते हैं विजुअल एक्सेल के विजुअल बेसिक एडिटर पे। इसीलिए मैं एक्सेल फाइल पे जाएंगे। एक्सेल फाइल में डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे और हमारे पास विजुअल बेसिक एडिटर का विंडो ओपन हो जाएगा। हम एक मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे कुछ प्रोग्राम के हेल्प से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को समझने की कोशिश करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को समझने के लिए हम अपने विजुअल बेसिक एडिटर के कोड विंडो पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। यहाँ से हम देखते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का क्या काम होता है और वो क्या रिजल्ट आउटपुट देता है। तो हम लिखते हैं एक सब रूटीन और सब रूटीन का नाम देते हैं example1। अभी example1 के अंदर हम कोई दो वेरिएबल डिटरमाइन करते हैं x और y। तो वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं? डिम के साथ करते हैं। डिम x एज अ इंटीजर एंड डिम y एज अ इंटीजर। कुछ और भी वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं। उस वेरिएबल पे हम अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज करके देखेंगे और देखेंगे कि उसका रिजल्ट आउटपुट क्या होता है। तो कुछ और भी जैसे ऐड ऑपरेटर को समझने के लिए हम एक ए वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। डिम ए एज अ इंटीजर। अगर मुझे सब्ट्रैक्ट को समझना है तो मैं एक एस वेरिएबल्स डिटरमाइन करता हूं। एस एज अ इंटीजर। डिम एम एज अ इंटीजर। डिम डी एज अ डबल। डिम ई एज अ एक्सपोनेंस। डिम ई एज अ वेरिएंट। अब हमारे पास x और y जो दो वेरिएबल है उस पे कुछ वैल्यू को स्टोर कराते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x इज इक्वल टू
8 और y इज इक्वल टू 5। अब a वेरिएबल पे हम कुछ अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं और हम क्या करते हैं कि वेरिएबल x और वेरिएबल y का एडिशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। उसी प्रकार से अगर मेरे को सब्ट्रैक्शन निकालना है वेरिएबल x और y का, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू वेरिएबल x माइनस वेरिएबल y। अगर हमें मल्टीप्लीकेशन फाइंड करना है वेरिएबल x और वेरिएबल y का, तो हम क्या लिखेंगे m इज इक्वल टू वेरिएबल x इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन हम स्टार के जरिए देते हैं, x इंटू वाई। अगर मुझे डिवाइड करना है वेरिएबल x और वेरिएबल y को, तो हम क्या करेंगे, d इज इक्वल टू वेरिएबल x डिवाइडेड बाई वेरिएबल y। अगर हमें अपने वेरिएबल्स का एक्सपोनेंशियल निकालना है, मीन्स अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 टू द पावर 5, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कैसे इस चीज़ को हम VBA के अंदर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हम कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो E इज इक्वल टू एक्स, एक्सपोनेंशियल के लिए हम फंक्शन की के नीचे में जो बटन है 6, उसे हम 6 के साथ शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये कैरेक्टर प्रिंट होगा और इसके बाद हम लिखेंगे y। E की जो वैल्यू है वो जो आएगी x टू द पावर y। अब इन सारे वैल्यू का रिजल्ट हम पब्लिश करवाते हैं और देखते हैं कि इन सारे ऑपरेटर्स को जो हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आउटपुट होता है। और इस चीज़ इन सारे का रिजल्ट आउटपुट हम कहाँ देखेंगे, इमीडिएट विंडो में देखे थे। इससे पिछले वीडियो में मैंने इमीडिएट विंडो को बताया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया था इमीडिएट विंडो को और इसके यूजेस को बताया था। आज हम और भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के जरिए इमीडिएट विंडो को देखेंगे कि इन सारे वेरिएबल्स का रिजल्ट हम इमीडिएट विंडो पे कैसे पब्लिश कराते हैं। तो इमीडिएट विंडो इंसर्ट करने के लिए हम व्यू में जाएंगे और व्यू में जाने के बाद इमीडिएट विंडो पे क्लिक करेंगे। अब हमें सारे वैल्यूज का रिजल्ट देखना है, इससे पहले हम इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि x की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क के साथ हम x लिखेंगे और यहाँ पे पता चलता है कि x की वैल्यू इमीडिएट विंडो में क्या रिजल्ट आउट कर रहा है, 8। सेम उसी प्रकार से हमारे पास दूसरा वेरिएबल क्या है, y की वैल्यू देखने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क y। तो हमें y की वैल्यू पता चल जाता है। हम वेरिएबल a पे x और y का एक अरिथमेटिकल कैलकुलेशन, अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराए हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस अरिथमेटिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि a की वैल्यू क्या आती है, a का क्या रिजल्ट पब्लिश होता है। तो हमें पता चलता है कि x और y का एडिशन हमें वेरिएबल a पे स्टोर हुआ है, बिकॉज हम लिखे हैं अपने प्रोग्राम में a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखे हैं, तो हमारे पास इसका रिजल्ट दोनों का एडिशन फाइंड आउट हो रहा है। सेम उसी प्रकार अगर हम वेरिएबल s का वैल्यू देखें तो देखें इसका सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट हो रहा है, और अगर हम वेरिएबल m का वैल्यू देखें तो इसका मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट हो रहा है, और अगर हम वेरिएबल d की वैल्यू देखें तो इसका डिवीजन फाइंड आउट हो रहा है, और अगर हम वेरिएबल e को देखें तो इसका एक्सपोनेंशियल फाइंड आउट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स के अंदर कुछ बेसिक जो हम लोग फ्रीक्वेंट यूज़ करते हैं ऑपरेटर्स, उस ऑपरेटर्स को देखा कैसे यूज़ करते हैं, किस सिंबल के साथ यूज़ करते हैं और उसका रिजल्ट आउटपुट क्या होता है। हमने इन सारी चीज़ों को देखा। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेटर है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीपीटी स्लाइड पे जाना पड़ेगा। रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर जो हमारे पास है वो फ्रीक्वेंट यूज होने वाला ऑपरेटर जो है वो है इक्वल टू। लेस देन एंड ग्रेटर देन के सिंबल्स को बैक टू बैक यूज करते हैं तो ये हमारा नॉट इक्वल टू हो जाता है। देन ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। एक्चुअली ये दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशन स्टेबल करता है, रिलेशन बताता है, और ये रिलेशन किस टर्म में बताता है, ट्रू फॉल्स के टर्म में बताता है। अब इस चीज को समझने के लिए कि ये वेरिएबल्स a और वेरिएबल b के बीच में
इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये क्या रिलेशन बताता है और इसका रिजल्ट क्या आउटपुट होता है, इसको समझने के लिए फिर से हम विजुअल बेसिक एडिटर के विंडो पे चलते हैं। वहां पे हमें इस चीज पे ज्यादा क्लेरिफिकेशन मिल पाएगा। अब देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर को समझने के लिए हम फिर से एक प्रोग्राम लिखते हैं, फिर से कुछ कोड लिखते हैं अपने कोड विंडो पे, और इस बार हम एक अलग कोड विंडो में लिखते हैं, अलग ही मॉड्यूल्स में लिखते हैं, और मॉड्यूल्स को फिर से इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट में जाएंगे और मॉड्यूल्स में जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 में जाने से पहले हम अपने इमीडिएट विंडो को क्लीन कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल 2 करके एक प्रोग्राम लिखते हैं, सब एग्जाम्पल 2। अगेन हम यहाँ पे कोई दो वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, v1 और v2। तो लिखते हैं डिम v1 एज अ इंटीजर, डिम v2 एज अ इंटीजर। अब v1 पे कुछ वैल्यू स्टोर कराते हैं। v1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 5। अगर कोई पूछे कि v1 के वैल्यू 5 कहां से आया, तो मैं आपको बता दूं कि ये बस एक एज्यूम किया हुआ नंबर है। मैं आपको रिलेशनल ऑपरेटर समझाने के लिए कोई भी रैंडम नंबर यूज कर रहा हूं। इसका कोई खासा मतलब नहीं है कि मैं 5 क्यों लिखा हूं। आपको 8 लिखना है, 10 लिखना है, 100 लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ चीज़ों को समझाने के लिए ये किसी भी नंबर का यूज़ कर रहा हूँ। और v2 इज इक्वल टू क्या है, 9 है। अब आप समझिए कि अब रिलेशनल ऑपरेटर्स को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले इस ऑपरेटर को समझने के लिए मैं इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप रन कर लेता हूं, तभी हम इमीडिएट विंडो में इसका रिजल्ट देख पाएंगे। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि v1 की वैल्यू क्या है। तो हम इमीडिएट विंडो में v1 की वैल्यू चेक करते हैं। v1 की वैल्यू चेक करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या है, v1 की 5। अगर हम v2 की वैल्यू चेक करते हैं, v2 की वैल्यू चेक करते हैं तो हमारे पास कितना वैल्यू है, 9। अब हम ये देखना चाहते हैं कि v1 इज इक्वल टू v2 है क्या। v1 अगर हम ये देखना चाहते हैं, एक रिलेशनल ऑपरेटर यूज करना चाहते हैं कि v1 इज इक्वल टू v2, तो हमारे पास रिजल्ट आउटपुट होता है फॉल्स। बिकॉज v1 और v2 इक्वल नहीं है, तो इसका रिजल्ट हमें किस रूप में वो पब्लिश किया है, फॉल्स के रूप में। v1 इज नॉट इक्वल टू v2 है। इस चीज को हम कैसे लिखेंगे कि v1 इज नॉट इक्वल टू v2। v1 इज नॉट इक्वल टू v2, ये हमारा स्टेटमेंट सही है, ये इसीलिए इसका रिजल्ट आउटपुट क्या हो रहा है, ट्रू। अगर हम ये लिखते हैं कि v1 इज ग्रेटर देन v2, तो इसका रिजल्ट, इससे पहले क्वेश्चन मार्क लगाएंगे बिकॉज हम इसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसका रिजल्ट जानना चाह रहे हैं। v1 इज इक्वल टू v2, तो इसका रिजल्ट आता है फॉल्स, बिकॉज v1 की वैल्यू 5 है, जो कि इससे ग्रेटर नहीं, लेस देन है। अभी इसी चीज को हम बोलेंगे कि v1 इज लेस देन v2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू। कुछ और भी ऑपरेटर्स को समझते हैं। v1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू v2, इसका रिजल्ट फॉल्स है। v1 इज लेस देन इक्वल टू v2, v1 इज लेस देन इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क्स के साथ हम इसे क्वेश्चंस करेंगे और इसके रिजल्ट को देखेंगे, तो ये देखेंगे कि इसका रिजल्ट ट्रू है। तो आपने देखा कि रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है किस तरीके से दो वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन करके ट्रू और फॉल्स के बीच में रिजल्ट आउटपुट देता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर को समझने के लिए अगेन हम अपने स्लाइड पे जाएंगे, देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या बताता है। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर 3 हमारे पास फ्रीक्वेंट यूज होने वाले लॉजिकल ऑपरेटर हैं, वो है एंड, और नॉट। इससे पहले कि मैं लॉजिकल ऑपरेटर को डिस्कस करूं, हमें ज्यादा जरूरी है समझना VBA के अंदर इफ स्टेटमेंट को, बिकॉज ये लॉजिकल ऑपरेटर कहीं ना कहीं इफ स्टेटमेंट के अंदर ही यूज होता है। इफ स्टेटमेंट क्या है कि ये एक कंडीशन
अगर आपके पास कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशनल कोड है, तो कंडीशनल कोडिंग को, कंडीशनल स्टेटमेंट को, किसी प्रोग्राम को या किसी एक्शन को अगर आपको कंडीशन के बेस पे परफॉर्म कराना है, तो वैसे उस टाइम पे हम उस एक्शन को परफॉर्म कराने के लिए इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ इस चार्ट के जरिए, इस फ्लो चार्ट के जरिए मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, और इसके बाद मैं इसे VBA में कोड के जरिए भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि इफ स्टेटमेंट को कैसे लिखते हैं या इसका क्या यूज़ होता है और क्या रिजल्ट आउटपुट होता है। इस फ्लो चार्ट में किसी डेटा के ऊपर हम कोई कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं हम अपने प्रोग्राम को, मीन्स कंडीशन के बेस पे कुछ एक्शन परफॉर्म कराना चाह रहे हैं, तो डेटा ये कैसे करवाएंगे? इफ स्टेटमेंट के जरिए करवाएंगे। तो हम सबसे पहले डेटा पे क्या करेंगे? इफ स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे। इफ स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे, इफ स्टेटमेंट क्या करेगा? कंडीशन को चेक करेगा, या तो हमारा डेटा उस कंडीशन को पास करेगा या तो हमारा डेटा उस कंडीशन को फेल करेगा। अगर हमारा डेटा उस कंडीशन को पास करता है तो उसकी जो प्रोसेस होगी वो अलग होगी, और अगर हमारा डेटा उस कंडीशन को फेल करता है तो उसकी प्रोसेस अलग होगी। तो हमारा क्या होगा? डेटा हमारा आगे बढ़ के इफ कंडीशन पे जाएगा और वहां पे हम अपने कंडीशन को डिफाइन करेंगे, और हम कंडीशन के अंदर बताएंगे कि अगर हमारा डेटा हमारे कंडीशन को पास करता है तो उस पे ए एक्शन परफॉर्म कराओ, और अगर हमारा डेटा उस कंडीशन को पास नहीं करता है तो उस पे बी एक्शन परफॉर्म कराओ, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन हम अपने एक्शन को परफॉर्म करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? डेटा इफ पे आ गया, इफ पे चल के आएगा, यहाँ इफ पे चल के आएगा, और इफ पे चलने के बाद वो यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगा, अगर हमारा डेटा कंडीशन पे स्टैंड लेगा, तो उसकी ट्रू प्रोसेसिंग होगी, उसकी फर्स्ट प्रोसेसिंग होगी, और उसके बाद रिजल्ट आउटपुट होगा। और अगर हमारा डेटा हमारे कंडीशन को पास नहीं करता है, हमारे कंडीशन पे स्टैंड नहीं लेता है, इसका मतलब उसकी दूसरी परफॉर्मेंस होगी, उसकी दूसरी प्रोसेसिंग होगी, और वो फॉल्स प्रोसेसिंग होगी, और उसके बाद उसकी रिजल्ट आउटपुट होगी। मीन्स हमारे डेटा पे पहले चेक होगा, कंडीशंस चेक होगा, और कंडीशन चेक होने के बाद वो डिसाइड करेगा, हमारा इफ स्टेटमेंट डिसाइड करेगा कि इस डेटा पे कौन सा परफॉर्मेंस या किस तरीके की ऑपरेशन परफॉर्म होनी है या किस तरीके की ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होनी है। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ विजुअल बेसिक एडिटर पे, वहाँ पे इस चीज़ को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। अभी इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम आ जाते हैं विजुअल एक एक्सेल फाइल पे। यहाँ पे आप समझिए, बारीकी से समझिए इस चीज़ को कि सेल A1 में हम किसी स्टूडेंट का मार्क्स इनपुट कर रहे हैं। इमेजिन कि कोई बंदा मैथ्स में 78 मार्क्स लाता है। अब हमें क्या करना है? हमें करना यह है कि अगर कोई स्टूडेंट 75% डिस्टिंक्शन होता है, तो 75% या 75% से ऊपर लाता है, मीन्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 75% अगर कोई स्टूडेंट मार्क्स ऑब्टेन करता है, तो उस स्टूडेंट के मार्क्स को हमें ग्रीन में स्टोर कराना है। उसे किस कलर में स्टोर कराना है? ग्रीन कलर में स्टोर कराना है। मैं यहाँ पे सिंबल के रूप में दिखा देता हूँ कि इसे किस कलर में स्टोर कराना है, ग्रीन कलर में। अगर कोई स्टूडेंट ग्रेटर दैन इक्वल टू 50% लाता है, तो हम उसे कहेंगे कि ये स्टूडेंट एवरेज मार्क कर रहा है। मीन्स इसका मतलब ये है कि ये बंदा येलो में फॉल हो रहा है, मीन्स ये ठीक ठाक है। अगर कोई बंदा 50% से भी बिलो जा रहा है, इसका मतलब अगर कोई बंदा लेस देन 50% स्कोर कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो स्टूडेंट जो है वो रेड में कर रहा है, उस पर मेहनत करने की जरूरत है, उसे और पढ़ने की जरूरत है। अब ये चीज़ सेम इसी चीज़ को हम एक प्रोग्राम के जरिए लिखना चाहते हैं। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं आपको, इस क्वेश्चंस के जरिए बताना चाह रहे हैं कि ए सेल में जो वैल्यू इनपुट है, अगर वो 75% से एबव हो तो उसकी ऑटोमेटिक कलर ग्रीन हो जाए, अगर वो 50% और 50% से एबव हो तो उसकी ऑटोमेटिक कलर येलो हो जाए, और अगर लेस देन 50% हो तो उसकी कलर क्या होनी चाहिए? रेड होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा जो 78% है, जो स्टूडेंट का मार्क्स है, वो कंडीशन को फॉलो करेगा, कंडीशन को चेक करेगा, क्या वो मार्क्स 75% को फॉलो करता है, 75% पे है या नहीं है, 50% पे है या नहीं है, 55% से नीचे है, ये किस कंडीशन में है। पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, और चेक करने के बाद हमारे पास रिजल्ट को आउटपुट करेगा।
मतलब यहाँ पे देखिए, अभी जो मैं इफ स्टेटमेंट आपको मैं समझा रहा था कि हमारा जो डेटा है, डेटा के ऊपर डेटा आगे प्रोसेस करेगा, देन इफ स्टेटमेंट पे आएगा, इफ स्टेटमेंट के बाद हमारे रिक्वायरमेंट को चेक करेगा, और हमारा पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारा जो डेटा होना चाहिए 75% से बड़ा होना चाहिए। अगर हमारा डेटा 75% से बड़ा है, अगर हमारा मार्क्स 75% से बड़ा है, तो उसकी एक डिफरेंट उस पर टास्क परफॉर्म होना चाहिए। और क्या टास्क परफॉर्म होना चाहिए कि उसकी कलर ग्रीन होनी चाहिए। अगर वो फॉल्स कंडीशन, अगर वो मेट करता है इस चीज को, तो उसके कलर की क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। लेकिन अगर वो इस कंडीशन को मेट नहीं करता है, तो उसकी कलर क्या होनी चाहिए, डिफरेंट कलर होनी चाहिए। मीन्स वो दूसरे कंडीशन पे आएगा, दूसरे रेड होगा या येलो होगा व्हाटएवर, बट वो ग्रीन नहीं होगा, वो दूसरे कंडीशन में फॉल कर जाएगा। तो इसी चीज को करने के लिए अब देखिए, विजुअल बेसिक एडिटर के अंदर हम कोड के जरिए इस प्रोग्राम को हम कैसे लिखते हैं। इस चीज को लिखने के लिए हम चले जाते हैं डेवलपर में, और विजुअल बेसिक पे एक और नया मॉड्यूल इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट में जाएंगे और मॉड्यूल 3 में आते हैं, और इमीडिएट विंडो को हम फिलहाल के लिए क्लियर कर देते हैं। तो इस रिक्वायरमेंट को समझने के लिए अगेन हम एक सबरूटीन लिखते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं, और इस प्रोग्राम के जरिए हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, इफ कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखेंगे कि सबरूटीन एग्जाम्पल नंबर 3, ये आज के वीडियो का 3rd एग्जाम्पल है। तो इसे हम एग्जाम्पल नंबर 3 के से इस प्रोग्राम को डिफाइन करते हैं। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक डेटा इनपुट जो है, वो डेटा इनपुट कहाँ क्या है, मार्क्स का डेटा है, स्टूडेंट के मार्क्स का डेटा है। और वो डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, तो सेल A1 पे स्टोर हो रहा है। तो हम पहले एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, डिम आई एज अ इंटीजर। डिम आई एज अ इंटीजर हम लिखते हैं, और इसके बाद आई पे हम वैल्यू स्टोर कराते हैं। आई इज इक्वल टू sit1 डॉट रेंज A1। अब देखिए, मैं आपको बताया था साइड बाय साइड में इमीडिएट विंडो का भी आपको यूज करके दिखाऊंगा, ताकि जब आप खुद प्रोग्राम लिखें तो इमीडिएट विंडो का फ्रीक्वेंट बेसिस पे यूज करें। इससे क्या होगा कि आपके प्रोग्राम में गलती की चांसेस, एरर की चांसेस बहुत कम जाएगी। अब इस लाइन को हमें चेक करना है कि ये जो है sit1 डॉट रेंज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर A1 जो लिखे हैं, इसकी रिजल्ट आउटपुट क्या होगी। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम इसे इमीडिएट विंडो में चेक करते हैं, और इमीडिएट विंडो में चेक करने के लिए पहले हम इस लाइन को थोड़ा सा रन कर लेते हैं, और यहाँ पे इसे पूछते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। तो इसकी वैल्यू 78 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फर्स्ट लाइन है, ये बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस प्रोग्राम को और समझने के लिए हम क्या लिखते हैं, देखिए अब हम क्या लिखेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे। हमारे पास वैल्यू स्टोर हो गया किस वेरिएबल पे, आई पे। अब लिखेंगे कि इफ आई की जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू, आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है, देन sit2 डॉट रेंज A1 डॉट इंटीरियर डॉट कलर। इसकी कलर, इंटीरियर कलर क्या होनी चाहिए। अब हमें ये पता नहीं है कि ग्रीन कलर का इंटीरियर इंडेक्स नंबर क्या है। इसका ग्रीन कलर के लिए हम कौन से नंबर का यूज करते हैं, तो इसे जानने के लिए हम फिर से इमीडिएट विंडो का यूज करेंगे। फिर से हम इमीडिएट विंडो का यूज करेंगे, और इमीडिएट विंडो पे क्या लिखेंगे कि क्वेश्चन मार्क, यहाँ लिखेंगे sit1 डॉट, हमारे ग्रीन कलर हमारे किस सेल में लिखा हुआ है, तो लिखेंगे रेंज D1 डॉट इंटीरियर डॉट कलर। तो हम देखेंगे कि इसके कलर का इंडेक्स नंबर आ गया। अब सेम इसी इंडेक्स नंबर को हम यूज कर लेंगे अपने प्रोग्राम में। जस्ट इसी तरीके से बाकी सारे का भी हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर देख लेते हैं। तो दूसरा हमारा क्या है, D2, येलो कलर के लिए D2 पे है।
तो D2 का हम इंडेक्स नंबर देख लेते हैं, और तीसरा जो है हमारा D3 पे है, तो D3 का कलर इंडेक्स नंबर हम देख लेते हैं। D3 का क्या है, D3 के लिए 255 है। तो फर्स्ट के लिए ये वाला हम यूज कर लेते हैं, इस नंबर को यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये ग्रीन कलर के लिए है। अब आगे बढ़ते हैं। पहले कंडीशंस को तो हम दे दिए कि अगर हमारा जो नंबर है वो 75% हो या 75% से एवब हो, तो हमारे सेल का जो इंटीरियर कलर वो कैसा हो जाए, उसकी इंडेक्सिंग जो है ग्रीन कलर की हो जाए, ठीक है। अगर इस कंडीशन को मेट नहीं करता है तो हम लिखेंगे, उसके बाद हम दूसरे कंडीशंस को लिखने के लिए else if लिखते हैं। else if then again I is equal to greater than equal to I is greater than equal to 50, then इसकी इंटीरियर कलर क्या होगी, इस बार इसे कॉपी कर लेते हैं, और इसकी इंटीरियर कलर क्या होगी, येलो। और येलो के लिए हमने इमीडिएट बॉक्स में अपना रिजल्ट आउटपुट फाइंड आउट कर लिया था। इससे क्या होगा कि हमारा टाइम बचता है, हमारे कोड की एक्यूरेसी की एफिशिएंसी बढ़ती है। अगेन हमारे पास दूसरा कंडीशन हो गया, और जो हमारे पास फाइनल जो फॉल्स कंडीशन होगा उसे हम एल्स के अंदर लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि एल्स, अगर इस दोनों में से किसी कंडीशंस को अगर फॉल नहीं करता हो, अगर वो पास नहीं करता हो, तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, इसे फिर कॉपी कर लेते हैं। इसकी जो कलर होगी वो क्या होगी, 255 होगी, ठीक है। और जैसे ही मेरा इफ कंडीशंस कंप्लीट होता है तो हम अपने इफ को एंड इफ से क्लोज करते हैं। कैसे क्लोज करते हैं, एंड इफ से। जैसे हम अपने प्रोग्राम को सब रूटीन को एंड सब से करते हैं, उसी तरीके से हम अपना इफ स्टेटमेंट को एंड इफ से क्लोज करते हैं। हम अपने इफ स्टेटमेंट को कभी क्लोज करना नहीं भूलेंगे, वरना ये एरर पब्लिश करेगा। अब इस चीज को, जो प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा है, इस प्रोग्राम को हम एक बटन पे असाइन करवाते हैं। एक बटन पे असाइन कराने के लिए क्या करेंगे, इस सेम डेवलपर टैब में जाके, डेवलपर टैब में एक हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, और एक यहाँ पे ऑप्शन बटन है यूजर कंट्रोल करने के लिए बटन है, और यहाँ पे हमारे पास, इस पे हम क्या करेंगे, जैसे ही इस पे राइट क्लिक करते हैं तो आता है इस पे असाइन माइक्रो। किस माइक्रो को असाइन करना है, किस प्रोग्राम को असाइन करना है, तो थर्ड नंबर के एग्जाम्पल थर्ड माइक्रो को असाइन करना है। थर्ड को सेलेक्ट करेंगे और देन यहाँ पे ओके करेंगे। इसे अगर हमें एडिट करना है तो इसके नाम को एडिट कर सकते हैं। चेक करेंगे, और जैसे ही हम इस पे अगर हम क्लिक करते हैं, एक मिनट देखिए, क्या यहाँ से कोड के जरिए इसको हम डिबग रन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसे क्या करेंगे, कैसे F7 से F8 से हम इसे स्टेप बाय स्टेप रन करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा हमें मिस्टेक दिख रहा है कि हम जो एक्शन परफॉर्म करा रहे हैं, रिजल्ट का जो आउटपुट परफॉर्म करा रहे हैं, वो सीट 2 पे करा रहे हैं, बट जबकि हमें सीट 2 पे नहीं, सीट 1 पे इस रिजल्ट को परफॉर्म कराना है। तो हम सब जगह सीट 2 की जगह सीट 1 हम लिख लेंगे, बिकॉज ये जो रिजल्ट हो रहा था ये सीट 2 में हो रहा था। अब इस चीज़ को परफॉर्म कराइए, देखिए F8 के साथ इसे स्टेप बाय स्टेप डिबग कीजिए। तो ये क्या देखिए कि 78 जो है वो इसका कलर चेंज हो गया। अब हाँ, अगेन यहाँ पे इस नंबर को चेंज कीजिए। एज्यूम कीजिए कि ये स्टूडेंट कितना है, 30% है, और 30% लाया है, और इसे फिर से इसके हम चेक करेंगे, इसके कलर को चेक करेंगे कि तो ये कहाँ फॉल कर रहा है, रेड में फॉल कर रहा है। तो बिकॉज इस बटन पे एक मैक्रो असाइन है, और इस मैक्रो में एक कंडीशन अप्लाई किया हुआ है कि अगर वो बंदा 75% से एवब मार्क्स लाया हो तो वो ग्रीन कलर में होगा, अगर 50% और 50% से एवब हो तो येलो होगा, और अगर वो लेस देन 50 हो तो क्या होगा, अगर यहाँ पे 55% ये बंदा मार्क्स लाया है और फिर से हम इसकी चेक करेंगे कि चेक करो तो ये येलो कलर में हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इफ कंडीशन कैसे काम करता है।
इफ कंडीशन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, इसके लिए हम पीपीटी पे जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है सिंटेक्स, क्या है इफ स्टेटमेंट का। पहले लिखेंगे इफ के बाद लिखेंगे कंडीशन जो होगा, कंडीशन के बाद एक वर्ड इनपुट वर्ड यूज करेंगे देन, और देन उसके बाद उसका रिजल्ट आउटपुट पब्लिश कराएंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कोई कंडीशन होगा तो एल्स इफ के साथ लिखेंगे एल्स इफ कंडीशन 2 देन उसका रिजल्ट। इसी तरीके से और भी कुछ होगा तो हम अपने कंडीशन को और लिखते जाएंगे, और कंडीशन का जो फॉल्स स्टेटमेंट होगा वो एल्स के साथ रिजल्ट हम फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड आउट कराएंगे, और इस इफ स्टेटमेंट को एंड इफ से क्लोज करेंगे। एंड इफ से क्लोज करने के बाद हम किसी भी कंडीशनल बेस ऑपरेशन को, कंडीशनल बेस परफॉर्मेंस को हम ऑपरेट कर सकते हैं, आउटपुट करा सकते हैं, अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इफ स्टेटमेंट। अगर हमें इफ स्टेटमेंट समझ में आ गया तो हमें समझने की जरूरत है लॉजिकल ऑपरेटर्स इन वीबीए। वीबीए के अंदर और कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, तो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एंड और नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट को समझने के लिए थोड़ा सा इस बात को ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास कोई दो कंडीशन है या मोर देन 2 कंडीशन है तो उस टाइम पे आप एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर या नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसमें होता है क्या है कि अगर आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करवाना हो तो एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे, या दोनों में से किसी एक ऑपरेटर को सेटिस्फाइड करवाना हो, दोनों ऑपरेटर में से किसी एक ऑपरेटर को सेटिस्फाइड करा के आपको रिजल्ट आगे पब्लिश कराना हो तो और ऑपरेटर का यूज करेंगे, या दोनों में से किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करवाना हो तो नॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा हम एक्सेल पे आपको ले चलते हैं और इस चीज को और भी एक्सप्लेन करते हैं कि ये ऑपरेटर कैसे काम करता है। इसके लिए हम यहाँ पे सीट 2 पे आते हैं। अभी कुछ देर पहले जब सीट 2 का यूज कर रहे थे कलर फॉर्मेटिंग के लिए, तो यहाँ पे देखिए सीट 1 को वो ग्रीन कर दिया था बिकॉज हमारे प्रोग्राम में सीट 2.a1. वो ग्रीन का कोड लिखा हुआ था, इसकी वजह से। अब इसका हम फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे समझिए एंड ऑपरेटर को। एंड ऑपरेटर को समझने के लिए अब क्या कीजिए, एज्यूम कीजिए कि आपके पास दो कंडीशन है, कंडीशन 1 है और दूसरा कंडीशन क्या है, कंडीशन 2 है। तो एंड ऑपरेटर जब आप यूज करेंगे तो वो दोनों कंडीशन को चेक करेगा, आपके डेटा पे दोनों जो भी आप अपने कोड में दो कंडीशन या दो इंस्ट्रक्शंस जो लिखेंगे उस दोनों को चेक करेगा। अगर पहले कंडीशन को ट्रू कर देगा और दूसरी कंडीशन को भी ट्रू कर देगा, मतलब आपका जो डेटा इनपुट है वो दोनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड करेगा तब आपके इस कंडीशन को ट्रू समझा जाएगा। अगर दोनों में से किसी एक भी कंडीशन को वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो इस कंडीशन को वो फॉल्स स्टेटमेंट समझेगा और इस पे कौन सा प्रोसेस करवाएगा, जो फॉल्स स्टेटमेंट आप लिखेंगे, फॉल्स ऑपरेशन लिखेंगे, वो फॉल्स ऑपरेशन को ये परफॉर्म कराएगा। उसी तरीके से अगर आप एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर यूज करते हैं तो और ऑपरेटर में से दोनों में से कोई भी एक, कंडीशन 1 या कंडीशन 2, दोनों में से कोई एक भी ऑपरेटर अगर ट्रू होगा, कोई भी एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगा तो इसे वो क्या कंसीडर करेगा, ट्रू कंसीडर करेगा। अगर और को मैं और भी समझूं, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट कंडीशन को फॉल्स करता है और दूसरी कंडीशन को ट्रू करता है तो भी इसको क्या करेगा, ट्रू वाली स्टेटमेंट को ये रन करेगा। अगर मैं और ऑपरेटर यूज करता हूं और ऑपरेटर यूज करने के बाद मेरा पहला कंडीशन भी ट्रू हो जाता है, दूसरा कंडीशन भी ट्रू हो जाता है, तो इसे वो फॉल्स, इस पे जो परफॉर्मेंस देगा वो फॉल्स का परफॉर्मेंस देगा। बिकॉज और ऑपरेटर हम यूज करते हैं तो और ऑपरेटर का मतलब ही होता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन ही लाई होना चाहिए, दूसरा कंडीशन लाई होने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों कंडीशन लाई होता है तो वो फिर एंड कंडीशन पे चला जाता है, वो एंड कंडीशन के अंदर आएगा और वहां पे इसका रिजल्ट आउटपुट क्या देगा, फॉल्स का जो होगा परफॉर्मेंस, वो फॉल्स वाला परफॉर्मेंस परफॉर्म कर देगा। अगर हम नॉट की बात करें, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें, तो इसमें आपका दोनों कंडीशंस फॉल्स होना चाहिए। दोनों कंडीशन में से किसी भी कंडीशंस पे अगर स्टैंड लेगा वो, तो उसको क्या करेगा, फॉल्स वाले पे प्रोसेस कर देगा। ये दोनों कंडीशन आपको फॉल्स होना चाहिए, तब इसे क्या करेगा, ट्रू वाला रिजल्ट आउटपुट देगा। इस चीज़ को समझने के लिए एक क्वेश्चन, एक प्रैक्टिकल सिनेरियो से मैं आपको रूबरू कराता हूँ। यहाँ पे देखिए एक ना A1 में एक एम्प्लॉय आईडी है और उस एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट कुछ सैलरी का फिगर दिया हुआ है।
सैलरी का फिगर दिया हुआ है। अब आपके पास क्वेश्चंस क्या है कि यहाँ पे इसका, अब इस सैलरी के फिगर पे मैं क्या बता रहा था कि इसमें आपको ग्रेड फाइंड आउट करना है, ग्रेड फाइंड आउट करना है। और ये ग्रेड फाइंड आउट कहाँ करना है, ये आपको करना है सी में, कॉलम सी में। ग्रेड, अब ग्रेड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि अगर किसी एम्प्लॉय का सैलरी लेस देन 1000 हो तो वो हमारा डी ग्रेड का एम्प्लॉय है। अगर हमारा एम्प्लॉय की सैलरी 1000 से ज़्यादा हो और 2000 से कम हो तो वो हमारा एम्प्लॉय किस कैटेगरी में होगा, सी कैटेगरी में होगा। और अगर हमारा किसी एम्प्लॉय का सैलरी 2000 से ज़्यादा हो और 3000 से कम हो तो वो हमारा एम्प्लॉय किस कैटेगरी के अंदर फॉल होगा, किस ग्रेड के अंदर फॉल होगा, वो बी ग्रेड के अंदर फॉल होगा। सो ऑन, अगर हमारा किसी एम्प्लॉय का सैलरी 3000 से ज़्यादा है और 4000 से कम है तो हमारा एम्प्लॉय किस ग्रेड में फॉल करेगा, वो हमारा एम्प्लॉय ए ग्रेड में फॉल करेगा। और किसी एम्प्लॉय का सैलरी अगर 4000 से ज़्यादा है तो वो हमारा एम्प्लॉय ए प्लस ग्रेड में फॉल करेगा। तो आप देखिए कि दूसरा तीसरा चौथा जो कंडीशन है उसमें दो कंडीशंस के साथ हमारा डेटा को चेक कराना पड़ेगा कि एक उससे कम हो और एक अमाउंट से ज़्यादा हो। अब इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हम देखिए प्रोग्राम में कैसे लिखते हैं, कैसे हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करके, इफ स्टेटमेंट में एंड ऑपरेटर का यूज़ करके इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए अगेन हमें डेवलपर टैब में जाना होगा, विजुअल बेसिक में जाना होगा और एक और नए मॉड्यूल्स को हम इंसर्ट कर लेते हैं। इमीडिएट विंडो को अभी फिलहाल के लिए हटा देते हैं क्योंकि ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं सब एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास हमारे क्वेश्चंस में क्या है, एक सैलरी है। सैलरी को कंडीशनल बेसिस पे चेक करना है, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन हमें चेक करना है और चेक करने के बाद उसका हमें ग्रेड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स की जरूरत होगी। एक वेरिएबल्स पे हम सैलरी को स्टोर कराएंगे और दूसरे वेरिएबल पे हम ग्रेड को आउटपुट के रूप में फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं। वेरिएबल्स कैसे यूज करेंगे, डिम सैलरी एज अ इंटीजर और दूसरा वेरिएबल हम क्या यूज करेंगे, डिम ग्रेड एज अ स्ट्रिंग। बिकॉज ग्रेड की वैल्यू क्या होगी, टेक्स्ट में होगी, कैरेक्टर में होगी, इसीलिए हम ग्रेड का डेटा टाइप क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रिंग कर रहे हैं। अब सैलरी की जो वैल्यू स्टोर कराएंगे, सैलरी की वैल्यू कहाँ पे है, सीट 2 में रेंज B2 पे है। सीट 2 में रेंज B2 पे है और B2 पे जो सैलरी है, ये वैल्यू है, ये सैलरी की वैल्यू है। तो सैलरी इज इक्वल टू, हम सैलरी की वैल्यू स्टोर कराते हैं, सैलरी इज इक्वल टू सीट 2 डॉट रेंज B2, सेल एड्रेस B2। ठीक है। अब हम लिखेंगे अपने प्रोग्राम को, और प्रोग्राम को हम कैसे लिखेंगे, if salary is if salary is less than 1000, if salary is less than 1000, less than or equal to 1000, then रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट हम कहाँ स्टोर करा रहे हैं, ग्रेड पे स्टोर करा रहे हैं। तो ग्रेड इज इक्वल टू क्या होगा, ग्रेड की जो वैल्यू होगी वो होगी D। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि इफ सैलरी जो है वो लेस देन होगा, सैलरी लेस देन होगा 2000, लेस देन और इक्वल टू 2000,
एंड यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। और दूसरा कंडीशन क्या होगा कि दूसरा कंडीशन होगा सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3000, देन हमारा ग्रेड क्या होगा, ग्रेड जो होगा वो सी होगा। और यहाँ पे दूसरा जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे एल्स इफ के साथ लिखेंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एल्स इफ। ठीक है, अब तीसरा कंडीशंस को, दूसरा कंडीशन हो गया। मेरे पास और कितने दो और कंडीशन और लिखना है, इसे दो बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कोड लिखने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ हम कंडीशंस को मॉडिफाई कर लेंगे। हाँ, तो दूसरा में क्या है कि इसके बाद यहाँ पे 3000 से लेस देन होगा और 4000 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, बी होगी, सॉरी 3000 से 4000। पहले कंडीशन में मॉडिफाई करूंगा। पहला जो कंडीशन होगा, पहला जो स्टार्ट से फिर से देखते हैं, पहला जो हमारा सैलरी होगा वो लेस देन इक्वल टू 1000 होगा, तो उसको हम क्या ग्रेड करेंगे, डी ग्रेड करेंगे। अगर हम हमारा जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2000 होगा और लेस देन इज इक्वल टू 2000 और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1000 होगा, तो हमारा वो सी में फॉल करेगा। और यहाँ पे फिर हम देंगे 3000 और यहाँ पे होगा 2000 और यहाँ पे होगा 4000 और यहाँ पे होगा 3000, तो सी होगा। और अगर फाइनल जो होगा हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, एल्स इफ करके होगा, सॉरी एल्स हमारा ग्रेड क्या होगा, जी आर, ग्रेड इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस। इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, ए होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, बी होगा। और हम इसे क्लोज कैसे करेंगे, इस कंडीशन को क्लोज कैसे करेंगे, इंड इफ के साथ करेंगे, इंड इफ के साथ क्लोज करेंगे। अब इस प्रोग्राम को हम स्टेप बाय स्टेप रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट पुट आउट होता है। तो हम देखेंगे F8 से हम रिजल्ट आउटपुट प्रेस करते हैं, सॉरी लास्ट में हमें एक और स्टेटमेंट लिखना होगा। रिजल्ट हमें कहाँ आउटपुट कराना है, रिजल्ट हमें आउटपुट कराना है C2 में। तो C2 में रिजल्ट आउटपुट कराने के लिए क्या लिखेंगे, sit2 डॉट रेंज C2 डॉट वैल्यू डॉट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ग्रेड। हमने अपने आउटपुट को किस पे स्टोर कराया है, ग्रेड पे स्टोर कराया है। और इसी ग्रेड की वैल्यू को हम कहाँ ले जा रहे हैं, C2 डॉट रेंज C2 डॉट वैल्यू पे। और यहाँ पे हम लिखेंगे, अब हम इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप रन करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, आउटपुट क्या आता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट आउटपुट डी आता है। ठीक है, अब ये तो आप देख रहे हैं कि हमने इस कंडीशन को मैंने लिखा है और इस कंडीशंस के बेसिस पे हमारा रिजल्ट जो आउटपुट हो रहा है वो डी पे, सेल C2 पे सैलरी B2 के लिए कंडीशन को चेक किया और चेक करने के बाद रिजल्ट आउटपुट डी पब्लिश कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमें जो करना है कि इस पूरे रेंज में जितने भी 10 एम्प्लॉय हैं, इस सारे 10 एम्प्लॉय के लिए हमारा रिजल्ट पब्लिश हो, एक ही बार में इस सारे 10 एम्प्लॉय के लिए हमारा रिजल्ट पब्लिश हो। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें लूप की जरूरत होगी, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बट बिकॉज इस टास्क को, इस कॉन्सेप्ट को हमें कंप्लीट करना है, तो मैं यहाँ पे लूप का थोड़ा सा यूज आपको दिखाऊंगा।
तो लूप का यूज करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये इस टास्क को जो मैंने परफॉर्म कराया है, इस एक्शन को परफॉर्म कराया है, हमें कितनी बार परफॉर्म कराना है। हमें इस एक्शन को 10 बार परफॉर्म कराना है। तो इसे देखते हैं हम लूप के जरिए कैसे मैनेज करेंगे। इसे 10 बार अगर हम इसे ऑपरेशंस को परफॉर्म कराना है तो 10 बार ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने के लिए हम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं और कैसे लूप के अंदर हम इस चीज़ को डायनेमिक, इस टास्क को डायनेमिक कैसे बनाते हैं। तो डायनेमिक बनाने के लिए हमें ये देखना होगा कि इस टास्क को हम कितनी बार परफॉर्म कराना है। 10 बार परफॉर्म कराना है। 10 बार परफॉर्म कराने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें ये स्टोर करना होगा कि एक वेरिएबल्स लेना होगा, dim रो काउंट एज अ इंटीजर। आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा जो रिजल्ट है B2 पे है और हमारा इनपुट B2 है और आउटपुट हमारा क्या है, C2 है। तो हमारा हर बार क्या हो रहा है कि इनपुट और आउटपुट का रेंज चेंज हो रहा है। एक बार इनपुट हमारा B2 बन रहा है तो अगली बार हमारा जो इनपुट क्या बन जाएगा, B3 बन जाएगा। फिर उसके अगली बार हमारा इनपुट क्या बन जाएगा, इसके लिए एम्प्लॉय नंबर 3 के लिए हमारा इनपुट क्या बन जाएगा, B4, देन B5, B6। उसी प्रकार से हमारा आउटपुट जो है C2, C3, C4, C5, C6 इस तरीके से बनेगा। तो एक्चुअली अगर हम कुछ ऐसा कर दें अपने प्रोग्राम में कि हमारा ये रेंज जो है वो खुद से खुद चेंज होते रहे। अभी B2 हम लिखे हैं तो ये स्टैटिक रेंज है। अगर इस स्टैटिक रेंज को हम डायनेमिक रेंज कर दें तो हमारा ये खुद से खुद चेंज होगा और हमारा रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ भी दिक्कत हो रहा है या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि लूप हम कैसे यूज़ कर रहे हैं या इसी को कैसे कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में लूप को हम और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी फिलहाल आप ये देखिए कि लूप के जरिए हम इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो हम एक वेरिएबल लिए हैं r.count। अब r.count पे क्या करेंगे, लिखेंगे कि r count इज इक्वल टू sit2 डॉट रेंज a1000 डॉट सिट रेंज 1000 पे जाएगा और देन एक फंक्शन है आपके पास एंड एक्सेल अप। इसके बाद एक्सेल अप होगा सेंड। ये हम कीवर्ड से शॉर्टकट करते हैं। अगर हम इसको एक्सेल के टर्म में आपको बताएं तो क्या करेगा, पहले कंट्रोल जी जाएगा, कंट्रोल जी करने के बाद A1000 होगा, ठीक है। ये आपका कहाँ चला गया, A के 1000 पे। उसके बाद कंट्रोल अप एरो करेंगे तो ये कहाँ आ गया, A11 पे। और A11 पे सेम इसी स्टेप को मैंने कोड के टर्म में लिखा है कि sit2 डॉट रेंज A1000 डॉट इंड एक्सेल अप से ऊपर जाओ और डॉट रो और इसके डॉट रो और इसके रो नंबर को फाइंड आउट करो। और इस रो नंबर को किस पे स्टोर कराना है, हमें r.count पे स्टोर कराना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लूप का यूज करेंगे। लूप को यूज करने से पहले यहाँ पे हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, dim I एज अ इंटीजर। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि फॉर I इज इक्वल टू 2 to r count और इसे फिर हम ये फॉर और इसे हम क्या करेंगे, लूप को फिर करेंगे नेक्स्ट आई पे फिर चलेगा। अब जैसे देखिए ये क्या करता है, लूप का क्या काम है कि लूप स्टार्ट करेगा फॉर I इज इक्वल टू लिखे हैं 2 to r.count पे लास्ट वैल्यू क्या स्टोर हुआ हो जाएगा। जैसे ये परफॉर्म होगा तो इस सिंटेक्स के बेसिस पे क्या काउंट हो जाएगा, जो नंबर आउटपुट हो जाएगा हमारा 11 आउटपुट हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको A11 पे आके सेल स्टॉप होगा और उसके काउंट को स्टोर कर लेगा किस पे, r काउंट पे। और हमारा जो लूप चलेगा 2 से लेकर के r काउंट तक चलेगा और r काउंट की वैल्यू कितनी है, r काउंट की वैल्यू 11 है। तो यहाँ पे तो अभी जो हमारा sit2 डॉट रेंज B2 है तो इसको हम B2 को क्या करेंगे,
B2 को I से रिप्लेस कर देंगे और इसको एम्परसेंट साइन के साथ I के साथ रिप्लेस कर देंगे। अब ये क्या होगा कि पहले I इज इक्वल टू 2 होगा तो I की वैल्यू 2 करेगा, फिर नेक्स्ट लूप का मतलब होता है कि उस चीज को रिपीट करेगा, फिर नेक्स्ट टाइम इस टास्क को क्या करेगा कि I को 3 कर देगा, फिर I को 4 कर देगा, I को 5 कर देगा और तब तक I को आगे बढ़ाता रहेगा जब तक कि ये R काउंट का जो वैल्यू है उसके इक्वल नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे B की वैल्यू 2 की वैल्यू हम I से रिप्लेस कर दी है और उसी प्रकार से यहाँ पे C2 की वैल्यू, यहाँ पे 2 की वैल्यू, फिर अगेन इसमें भी हम क्या करेंगे I से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे एम्परसेंट के साथ हम I इक्वल टू कर देंगे और ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसको हम रन करके देखते हैं। अब जब हम इसे रन करके देखते हैं तो हम क्या हमें रिजल्ट आउटपुट होता है, ये देखिए, ये सारा हमारा सीरीज फिल हो गया। ठीक है, अब इस कोड को थोड़ा सा हम अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, बिकॉज कोड रीडेबल होना चाहिए। किसी भी इंसान को, जो भी नेक्स्ट प्रोग्रामर हो, अगर उस कोड को समझना चाहे तो उस कोड को समझने के लिए इसे हम अच्छे से ये कर देते हैं, इसे अच्छे से अरेंज कर देते हैं। और इसके बाद हमारा लूप का स्टेटमेंट है। देन लूप में हमारा कौन कौन सा पार्ट है, लूप में के अंदर हमारा ये पार्ट है। तो लूप के पार्ट को थोड़ा सा पैराग्राफ से आगे बढ़ा देते हैं और इसके बाद इन सारे को ये क्वेश्चंस आपका सॉर्ट आउट हो गया इस कोड के जरिए। हमें विश्वास है कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, लेकिन ये भी है कि आप YouTube के जरिए सीख रहे हैं तो आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ डाउट्स, या मैं अगर कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या माइट भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं हमेशा अपने वीडियो के अंत में ये बात बोलता हूँ कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, आप मुझे ईमेल करें। बिकॉज आप अगर अपना कुछ समय अगर इस पे इन्वेस्ट करते हैं, 30 मिनट 40 मिनट की जो वीडियो होता है उस पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, इस प्रोग्राम को करते हैं या इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और उस प्रैक्टिस करने के टाइम पे आपको कुछ इशू आता है, तो आप मुझे ईमेल करो, आप मुझे कमेंट करो। अगर आप मुझे कमेंट ईमेल नहीं करेंगे तो आपका ये वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बन जाएगा। आपको जब तक प्रैक्टिस करने के बाद आपके पास रिजल्ट सही या आउटपुट नहीं आता है और इस चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं बन जाता है। सो आगे के वीडियो में हम आपके साथ लूप को डिस्कस करेंगे। अभी हम लूप को आज के लास्ट एग्जांपल में हम लूप का थोड़ा यूज़ किए थे। मुझे नहीं पता आपको थोड़ा अगर समझ में आया या नहीं आया, बट अगर नहीं आया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगले क्लास में हम लूप को बहुत ही छोटे एग्जाम्पल से आगे बढ़ेंगे। लूप का डिफरेंट टाइप से हम लूप को यूज़ करते हैं और हर एक टाइप को हम एक बेसिक एग्जांपल्स के द्वारा हम समझाएंगे। उसके बाद हम एक ऑफसेट फंक्शन को भी समझाएंगे। ऑफसेट फंक्शन का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है VBA प्रोग्रामिंग में। और जब इन सारे कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की तरफ मूव करेंगे। देखेंगे कि कैसे हम ऑफिस में या कैसे अपने प्रोफेशनल लाइफ में हम एक्सेल प्रोग्रामिंग के जरिए हम अपने काम को ऑटोमेट करते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस वीडियो के साथ बने हुए हैं, इस वीडियो सीरीज के साथ बने हुए हैं, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है या आपको लग रहा है कि यहाँ से आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। बिकॉज हमारा ये मेहनत, आपका कमेंट और आपका लाइक हमें और मोटिवेट करता है और पॉजिटिव करता है आपके लिए और अच्छे से काम करने के लिए। और अगर किसी और को भी अगर इस वीडियो की ज़रूरत है, इस वीडियो सीरीज़ की ज़रूरत है, तो उसे आप बता दीजिए, उसे शेयर कर दीजिए, सो दैट कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा वो भी फ़ायदा उठा सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लूप के क्लास के साथ। तो आज तक के लिए थैंक यू सो मच।